Hello students, welcome to our YouTube channel. This is Neeraj Gupta from Bombay Educational Initiatives. Today in this video we are going to discuss blue box questions and back exercise questions of chapter 9 Force and Laws of Motion. Let us see. So first of all, page number 118. There are 4 blue box questions. Let us discuss these blue box questions turn by turn. The very first question is, which of the following has more inertia? What is inertia? तो यहाँ पे इसके ऊपर ही ये टॉपिक दिया हुआ है. It is the tendency of an object to resist the change. जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा inertia होगा. So which of the following has more inertia? Rubber ball or a stone of same size? तो आंसर है stone of same size will have more inertia. A bicycle and a train. तो ट्रेन का मास ज्यादा है इसलिए उसका inertia भी ज्यादा होगा. A 5 rupees coin and 1 rupee coin. तो दोस्तों 5 rupee coin जो होता है वो heavier होता है इसलिए उसका inertia भी ज्यादा होगा. Question number 2. In the following example, try to identify the number of times the velocity of ball changes. तो students, यहाँ पे हम देखेंगे a footballer kicks a football to another player. एक फुटबॉल की टीम है जिसमें रेड कलर के यूनिफॉर्म है. वो किसी और अपनी ही टीम के बंदे को, अपनी ही टीम के बॉलर को, प्लेयर को फुटबॉल देता है. दूसरी तरफ सपोज ब्लू कलर की टीम है तो गोल पे ये गोलकीपर है तो इसने गोल करने के लिए बॉल फेंकी तो इसने कैच कर ली बॉल. कैच करने के बाद ये जो बॉल है वो किसी और प्लेयर को ऑफ द सेम टीम, ब्लू वाली टीम के प्लेयर को ये बॉल पकड़ा देता है. तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे बताना है कि किस किस सिचुएशन में वेलोसिटी चेंज हुई है और उस वेलोसिटी को चेंज करने के लिए किसने फोर्स लगाई. तो अगर हम देखें सबसे पहले इस प्लेयर ने इस बॉल को किक करके यहाँ दूसरे प्लेयर की तरफ फेंका है तो सबसे पहले तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हुआ है और किसने फोर्स लगाई है? प्लेयर ए ने फोर्स लगाई है. अब आप देखेंगे यहां से उसने डायरेक्शन चेंज करके गोल की तरफ बॉल मारी है तो इसका मतलब डायरेक्शन चेंज हुई है तो यहां पे भी वेलोसिटी चेंज हुई है. अब सेकंड टाइम वेलोसिटी चेंज के लिए फोर्स किसने लगाई है? तो सेकंड प्लेयर ने लगाई है. अब जब इसने बॉल गोलकीपर की तरफ मारी तो गोलकीपर ने बॉल को रोक लिया, बॉल रेस्ट पे आ गई तो वेलोसिटी चेंज हुई. तो ये थर्ड वेलोसिटी चेंज है और इस वेलोसिटी चेंज के लिए फोर्स लगानी पड़ी तो इसने लगाई. अब ये गोलकीपर ने इस बॉल को अपने ही टीम के प्लेयर की तरफ किक करा तो ये फोर्थ टाइम वेलोसिटी चेंज है और इस वेलोसिटी को चेंज करने के लिए फोर्स किसने लगाई? गोलकीपर ने. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 4 सिचुएशंस हैं. व्हेन ए फुटबॉल प्लेयर किक्स फुटबॉल टू अनदर प्लेयर, इट्स वेलोसिटी चेंजेस एंड फोर्स इज अप्लाइड बाय फुटबॉल प्लेयर. ये सिचुएशन. अनदर प्लेयर, ये वाला प्लेयर जिसकी तरफ बॉल पहले वाले प्लेयर ने फेंकी है, हु किक्स बॉल टुवर्ड्स द गोल चेंजेस डायरेक्शन. जिसने गोल की तरफ बॉल फेंकी उसने डायरेक्शन चेंज कर दी. दस वेलोसिटी चेंजेस, फोर्स इज अप्लाइड बाय सेकंड प्लेयर. अब इसके द्वारा फोर्स है. अब जब गोलकीपर के पास बॉल आई तो गोलकीपर ने रोकी, गोलकीपर कलेक्ट्स द बॉल स्टॉप्स, वेलोसिटी चेंजेस, गोलकीपर अप्लाइज फोर्स. फिर गोलकीपर ने बॉल किक करी, गोलकीपर किक्स बॉल टू प्लेयर, देन बॉल स्पीड्स अप एंड वेलोसिटी चेंजेस, तो गोलकीपर अप्लाइज फोर्स. तो ये चारों में 4 बार वेलोसिटी चेंज होती है और पहले एक बार ये फोर्स लगाते हैं, फिर ये लगाते हैं, फिर ये गोलकीपर लगाते हैं, फिर से गोलकीपर लगाते हैं और फिर से यहाँ पे ये 4 सिचुएशंस हैं. तो 2 बार गोलकीपर फोर्स लगाते हैं और एक बार ये प्लेयर, एक बार ये प्लेयर. राइट. चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द लीव्स मे गेट डिटैच्ड फ्रॉम अ ट्री व्हेन वी विगरसली शेक इट्स ब्रांचेस.
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारे लिए ट्री है और ये कोई स्टूडेंट है जो इसकी ब्रांचेस को हिला रहा है। तो जब इसकी ब्रांचेस को हिला रहा होगा, इस ट्री को हिला रहा होगा, तो ट्री की ब्रांचेस तो मोशन में आ जाएंगी, लेकिन जो पत्ते हैं वो रेस्ट पे रहना चाहेंगे ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो ये पेड़ तो हिलेगा लेकिन ये पत्ते नहीं हिलेंगे, तो ये पत्ते नीचे गिर जाएंगे। When we vigorously shake branch of tree, branches comes into motion, but leaves tend to remain at rest due to inertia of rest. So आगे आपने ये क्वेश्चन ही लिख देना है, राइट? चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, why do you fall in forward direction when a moving bus breaks to a stop? जब कोई चलती हुई बस अचानक से रुक जाती है तो तुम आगे की तरफ क्यों गिरते हो? एंड फॉल बैकवर्ड्स व्हेन इट एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, जब ये अचानक से चलती है तो तुम पीछे की तरफ क्यों गिरते हो? तो स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जब हमने ये चैप्टर डिस्कस किया था। पेज नंबर 116 और 117 पे इसका आंसर है। आइए देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है ग्रीन पेन से, वी टेंड टू फॉल फॉरवर्ड व्हेन मूविंग बस और कार अप्लाइज ब्रेक, एक्सप्लेन। तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे मैंने आपको बताया गया है कि जब स्टॉप्स, जब बस रुकती है तो क्या होता है। हमें पता है हम बस के साथ चेयर पे बैठे हैं और हम मूव करते जा रहे हैं, जैसे जैसे बस मूव करती जा रही है हम भी मूव करते जा रहे हैं। जब हम सीट के साथ अटैच्ड हैं तो हमारी लोअर पार्ट बस के साथ अटैच्ड है, तो बस के साथ साथ ये लोअर पार्ट भी मूव कर रहा है। जैसे ही हमने बस को अचानक से रोक दिया तो ये लोअर पार्ट तो रुक जाता है, लेकिन अपर पार्ट टेंड्स टू रिमेन इन मोशन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, तो अपर पार्ट आगे की तरफ गिरता है। सिमिलरली जब बस अचानक से चलती है तो लोअर पार्ट हमारी बॉडी का रेस्ट पे होता है बस के साथ। तो जब बस अचानक से चलती है तो लोअर पार्ट तो चल पड़ता है, लेकिन अपर पार्ट टेंड टू रिमेन एट रेस्ट, इसलिए वो पीछे की तरफ गिरता है। तो ये दो सिचुएशंस हम आगे भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे वी टेंड से लेके सो वी टेंड टू फॉल फॉरवर्ड, यहां तक आपका एक पार्ट का आंसर आएगा। और अगले पेज पे वाई वी टेंड टू फॉल बैकवर्ड व्हेन बस स्टार्ट सडनली, उसका आंसर यहां से शुरू होके यहां तक बनेगा। तो स्टूडेंट्स आप अच्छे से मार्क कर लें, राइट? तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, जिसका आंसर पेज नंबर 116 और 117 पे। चलिए अगले ब्लू बॉक्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले जो ब्लू बॉक्स क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, वो क्वेश्चंस है पेज नंबर 126 पे। यहां पे क्वेश्चन है, इफ एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन explain how a horse can pull a cart. Students, we know that action is always equal to reaction. It is true. लेकिन ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि एक्शन और रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं। अगर वो दो डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं तो उनके कैंसिल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि दो फोर्सेस आपस में कैंसिल तभी होंगी यदि वो सेम ऑब्जेक्ट पे लगेंगी। अगर क्वेश्चन कहता है इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन, एक्सप्लेन हाउ अ हॉर्स कैन पुल अ कार्ट, जो हॉर्स है वो अपने पांव से जमीन को पीछे की तरफ दबाता है, जमीन उसको आगे की तरफ धकेलती है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसकी वजह से कार्ट मूव करती है। सिंपल। We know that action is always opposite to reaction, but action and reaction act on different bodies, so they cannot cancel each other. Horse pushes ground backward and ground pushes horse forward. This is how cart move. Right, students? Let us discuss question number 2.
Explain why it is difficult for firemen to hold a hose which ejects large amount of water at a high velocity. स्टूडेंट्स, हमें पता है जो फायर फाइटर होते हैं वो फायर फाइटर पानी डालते हैं आग को बुझाने के लिए। तो उस आग को बुझाने के लिए जो पानी की आवश्यकता होती है वो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर से डालते हैं। तो जब पानी हौज से हाई प्रेशर से निकलता है, ये हौज है, जब पानी इसमें से हाई प्रेशर से निकलेगा, ज्यादा फोर्स से निकलेगा, तो हमें पता है इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगती है, तो ये हौज वापस जाएगी। जब पानी आगे जाएगा तो ये हौज वापस जाएगी। जब ये हौज वापस जाएगी तो हमें तो इस हौज को यही रखना है, तो इसलिए जो फायर फाइटर्स हैं उनको इस हौज को स्ट्रांगली पकड़ना पड़ता है ताकि जो पानी है वो आगे की तरफ जा सके और ये हौज जो है वो पीछे की तरफ आके किसी को हिट ना करे या पानी का डायरेक्शन चेंज ना हो। ओके, चलिए लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। राइफल और गन का सिस्टम है। स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड राइफल एंड गन सिस्टम। राइफल और गन सिस्टम में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है, प्लस मैंने आपको बताया था कि U1 0 होता है और U2 भी 0 होता है। इनिशियल वेलोसिटी राइफल और बुलेट दोनों की 0 होती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे न्यूमेरिकल है, इसमें 4 किलोग्राम की राइफल है और 50 ग्राम की बुलेट है। तो राइफल का मास हमने M1 ले लिया, दैट इज 4 kg। बुलेट का मास हमने 50 ग्राम ले लिया, दैट इज 5/100 kg। इसको kg में कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि ऐसा यूनिट kg होता है। U1 और U2 दोनों 0 होती हैं, मैं ये बता चुका हूं, डिस्कस कर चुका हूं। कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइफल। तो राइफल की फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, बुलेट की वेलोसिटी दी हुई है 35। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टूडेंट्स, हमने क्या पढ़ा था, M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। सम ऑफ मोमेंटा बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंटा आफ्टर कोलिजन। तो स्टूडेंट्स, इन वैल्यूज को जब हम यहाँ पे डालते हैं तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू निकलती है -0.4375 मीटर पर सेकेंड। राइट स्टूडेंट्स, तो रिकॉइल वेलोसिटी का आंसर क्या लिखना चाहिए यहाँ पे, रिकॉइल वेलोसिटी। तो आंसर रिकॉइल वेलोसिटी जो होता है वो नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी होता है, यानी कि माइनस ऑफ 0.4375। तो आंसर शुड बी 0.4375 मीटर पर सेकेंड। राइट स्टूडेंट्स, लेट अस मूव फॉरवर्ड। स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, ब्लू बॉक्स का क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज अगेन बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बिल्कुल आसान और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेज 100 ग्राम एंड 200 ग्राम। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक 100 ग्राम का है, एक 200 ग्राम का है। ये एक दूसरे से Two objects of masses 100 gram and 200 gram are moving along the same line and direction with velocities 2 meter per second and 1 meter per second। तो ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है और ये 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। सेम लाइन में है, सेम डायरेक्शन में है। तो स्टूडेंट्स, लाजमी है कि ये दोनों आपस में टकराएंगे। तो ये दोनों आपस में टकरा गए। टकराने के बाद ये ऑब्जेक्ट भी मूव करेगा और ये ऑब्जेक्ट भी मूव करेगा। तो हमें ये चेक करना है, ये ऑब्जेक्ट मूव करता है 1.67 मीटर पर सेकंड से, तो हमें इस ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो स्टूडेंट्स, उसको सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे दिखाया गया है, आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास 100 ग्राम है तो केजी में कन्वर्ट करने पे ये बनता है। सेकंड ऑब्जेक्ट का मास 200 ग्राम है तो 2/10 kg। इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे 1 मीटर पर सेकंड है। फाइनल वेलोसिटी 1.67 है और इसकी हमें निकालनी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला लगाने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो आंसर है वो 1.165 आता है। चलिए आगे चलते हैं बैक एक्सरसाइज की तरफ। तो यहाँ पे बैक एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर जो 1 है, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स।
दैट मीन्स एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या तो नहीं लग रही है, या आप यूं कहो कि जितनी फोर्सेस लग रही हैं वो आपस में बैलेंस्ड है, F1 F2 के बराबर है, कुछ इस तरह से। इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विद नॉन जीरो वेलोसिटी? तो क्या ये ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, क्या ये ऑब्जेक्ट नॉन जीरो वेलोसिटी से मूव कर सकता है? तो इसका आंसर है यस, इट इज पॉसिबल दैट ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग विद नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स बी ट्रेवलिंग विद नॉन जीरो वेलोसिटी। ये कब पॉसिबल है? दिस इज पॉसिबल व्हेन ऑब्जेक्ट हैज बीन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और उस पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन it continues to remain in motion until an external force is applied. If external force applied is zero and the object was moving with constant velocity say v, so the object will remain in motion with the same velocity, that is v. तो ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है। तो स्टूडेंट्स ये इस क्वेश्चन का आंसर मैंने यहां पे लिखा है, आप इसको नोट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हेन ए कारपेट इज बिटन विद अ स्टिक डस्ट कम्स आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन। तो ये हमारे पास कारपेट है, अगर हम इसको छड़ी के साथ कारपेट को मारेंगे तो एक कारपेट तो मोशन में आ जाएगा, लेकिन जो डस्ट कारपेट के साथ चिपकी हुई थी वो डस्ट टेंड टू रिमेन एट रेस्ट, तो वो डस्ट नीचे की तरफ गिर जाएगी। तो इससे क्या होगा, जो ये कारपेट है अब ये कारपेट साफ सुथरा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, व्हेन वी बीट कारपेट विद स्टिक carpet comes into motion, this carpet comes into motion but particles tend to remain at rest due to inertia of rest, पार्टिकल लेकिन रेस्ट पे ही रहेंगे ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सो बाकी आपने क्वेश्चन लिख देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है, व्हाई इज इट एडवाइज टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ द बस विद द रोप। बस के ऊपर अगर कोई लगेज रखा हुआ है तो उसको रोप के साथ टाई क्यों करना चाहिए? तो उसका रीजन यहां पे दिया गया है कि बिल्कुल वैसा ही रीजन है जैसे कि ब्लू बॉक्स क्वेश्चन में हमने देखा था कि ये जो बस है अगर इसके ऊपर कोई लगेज रखा हुआ है, अगर बस अचानक से चलेगी, जैसे हम बीच में बैठे हुए पीछे की तरफ मूव करेंगे वी फॉल बैकवर्ड, वैसे ही ये सामान भी तो पीछे की तरफ जा सकेगा। अगर बस अचानक से रुक जाएगी, जैसे हम आगे की तरफ गिरते हैं वैसे ही ये बस सामान भी तो आगे गिर सकता है। तो स्टूडेंट्स इसलिए हमें जब भी कभी हम ट्रेवल करें और सामान अगर हमने रखना है गाड़ी के ऊपर तो हमें उसको रस्सी से बांध लेना चाहिए। तो व्हेन अ बस स्टार्ट्स और स्टॉप सडनली द लगेज मे फॉल बैकवर्ड और फॉरवर्ड ड्यू टू इनर्शिया। सो बाकी आपने क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन ही लिख लेना है, राइट। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अ बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल विच देन रोल्स ऑन अ लेवल ग्राउंड। आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल कम्स टू रेस्ट। द बॉल स्लोज टू अ स्टॉप बिकॉज देयर इज अ फोर्स ऑन अ बॉल ऑपोजिंग द मोशन। क्लियर है बेटा कि यहाँ पे बॉल जा रही थी किसी स्पीड से, धीरे धीरे करके उसकी स्पीड कम होती जा रही है। तो कम स्पीड का कम होने का मतलब क्या है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रही होगी और वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो सकती है। तो ऑप्शन विल बी सी। स्टूडेंट्स अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो एक ट्रक है जो कि रेस्ट से शुरू होता है और उसका जो वेट है वो 7 मीट्रिक टन है। तो ये रोल्स डाउन अ हिल, तो यहाँ पे हिल बना लेते हैं इस तरह से, थोड़ा सा ऐसे, ये है रोल्स डाउन अ हिल, राइट। तो
इनिशियल वेलोसिटी इसकी दे रखी है रेस्ट दिया है, रेस्ट वर्ड जब दिया है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, 400 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन 20 सेकेंड्स। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट्स हमें क्या क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। सबसे पहले तो एक्सेलरेशन निकालें। तो स्टूडेंट्स हमें पता है इक्वेशंस ऑफ मोशन, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं, कौन कौन सी? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स जो हमारी रिक्वायरमेंट है और जो हमें दिया है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो बहुत अच्छे से फिट बैठती है। तो हम यहाँ पे s की वैल्यू 400 भरेंगे, u की वैल्यू 0, t की वैल्यू 20 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन हमें निकालनी है और t की वैल्यू 20। तो स्टूडेंट यहाँ पे 0 से जो टकराएगा वो खुद भी 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू 20 0 हो जाता है, हमारे पास बचता है हाफ a इंटू 20 का स्क्वायर दैट इज 400। तो 2 से इसको काट देते हैं तो 200। तो जब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 आती है। फिर उसने हमें बोला है कि फोर्स भी निकालो, तो फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होती है। मास हमें पता है, एक्सेलरेशन हमारे सामने है, तो फोर्स की वैल्यू 14,000 न्यूटन हमारे सामने है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विद द वेलोसिटी ऑफ दिस अक्रॉस द फ्रोजन लेक। एक फ्रोजन लेक है, उसके ऊपर स्टोन को फेंका गया, तो ये स्टोन इस तरफ जाएगा। मास उसका 1 kg है और इनिशियल वेलोसिटी इसकी 20 दी हुई है। कम्स टू रेस्ट, कम्स टू रेस्ट का मतलब स्टूडेंट्स क्या है कि फाइनल वेलोसिटी इसको 0 है। ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद तो हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालनी है, फोर्स। तो फोर्स निकालने के लिए हमें एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स फिर से अगर हम देखें तो फिर से यदि हम देखें तो हमारे पास जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है और जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमारी ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये सबसे अच्छी बैठेगी यहाँ पे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2s। v की वैल्यू यहाँ पे स्टूडेंट्स 0 है, u की वैल्यू 20 है, तो जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फोर्स की जो वैल्यू होती है दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, और 1 इंटू -4 दैट इज -4 न्यूटन। लेकिन स्टूडेंट्स हमें पता है जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है वो फोर्स के नेगेटिव में होती है क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है, तो इसलिए -4 न्यूटन, फिर माइनस लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, +4 न्यूटन। राइट स्टूडेंट्स, लेट अस मूव फर्दर। क्वेश्चन नंबर 7 है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो हम देखते हैं। पहले हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या बताता है। एक 8 किलो का इंजन है, वो 8 किलो का इंजन 5 बोगी को, 5 वैगन को खींचता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या बताया गया है, 8,000 kg पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन ईच ऑफ 2,000 kg। ये हर एक डब्बा 2,000 kg का है और ये जो इंजन है ये 8,000 kg का है। इफ द इंजन एक्सर्ट्स अ फोर्स, इंजन फोर्स लगा रहा है 40,000 न्यूटन और फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है 5,000 न्यूटन, और हमें पता है फ्रिक्शनल फोर्स उल्टी डायरेक्शन में लगती है। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें यहाँ पे तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें पूछा गया है नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स क्या होगी। तो स्टूडेंट्स 40,000 फोर्स राइट साइड की तरफ लग रही है, 5,000 फोर्स लेफ्ट साइड की तरफ लग रही है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद नेट जो फोर्स है वो कितनी है, 35,000 न्यूटन। एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन, स्टूडेंट्स हमें पता है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, और नेट फोर्स कितनी लग रही है, 35,000 न्यूटन। और नेट मास ऑफ ट्रेन कितना है स्टूडेंट्स, तो एक डब्बे का मास 2,000 है, 5 डब्बे हैं तो 2,000 इंटू 5 कितना हो गया, 10,000। फिर 8,000 इंजन का भी मास है तो 10,000 प्लस 8,000 टोटल कितना हो जाता है, 18,000।
तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 1.94 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। राइट स्टूडेंट्स, अब इसमें थर्ड जो क्वेश्चन है, द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा टेक्निकल है, तो इसको हम ध्यान से देख लेते हैं कि यहाँ पे मैं वैगन को दोबारा से बना रहा हूं। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये वैगन तो ये वैगन 1 है, ये वैगन 2 है। तो जब वैगन 1 वैगन 2 पे कितनी फोर्स लगाएगा ये पूछ रहे हैं, तो आंसर है वैगन 1 वैगन 2 पे फोर्स लगाएगा, वो उतनी फोर्स लगाएगा ताकि ये चारों वैगन खींचे जा सके। तो वैगन 1 2 पे कितनी फोर्स लगाएगा, ये चारों वैगन खींचे जा सके। 2 3 पे कितनी फोर्स लगाएगा कि ये तीनों वैगन खींचे जा सके। 3 4 पे कितनी लगाएगा ताकि ये 2 वैगन खींचे जा सके। और 4 5 पे कितनी लगाएगा ताकि ये 1 वैगन खींचा जा सके। तो इसलिए 1 2 पे कितनी फोर्स लगाएगा, तो आंसर है इतनी फोर्स लगाएगा ताकि ये चारों वैगन खींचे जा सके। और कितनी स्पीड से खींची जा सके, तो आंसर है एक्सेलरेशन होनी चाहिए 1.94 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि पूरी ट्रेन इसी एक्सेलरेशन के साथ चल रही है। तो आंसर है फोर्स अप्लाइड बाय वैगन 1 ऑन वैगन 2 इज इक्वल टू 2000 प्लस 2000 प्लस 2000 प्लस 2000। तो स्टूडेंट यहाँ पे 4 वैगन क्यों लिए गए, क्योंकि 2 3 4 5 4 वैगन इनटू एक्सेलरेशन 1.94, तो आंसर हमारा कुछ ये आता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ रही होगी। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। An automobile vehicle has a mass of 1500 kg. What must be the force between the vehicle and the road if the vehicle is to be stopped with the negative acceleration of 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये है इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ कि ये ऑटोमोबाइल व्हीकल है, तो ये जा रहा है, 1500 किलो इसका वेट है। इस पे कितनी फोर्स लगाई जाए ताकि ये रुक जाए, कितनी एक्सेलरेशन से, -1.7 मीटर पर सेकंड। मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब स्पीड डिक्रीज होती जाए। तो हमने क्या करा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इतनी फोर्स यदि हम लगाएंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उसकी एक्सेलरेशन नेगेटिव में होगी और ये ऑब्जेक्ट फाइनली रुक सकता है। राइट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v? तो क्या होगा मोमेंटम का फॉर्मूला, इट इज m इंटू v। क्वेश्चन नंबर 10। यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट अक्रॉस अ फ्लोर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स 200 न्यूटन लगाने पे वुडन ब्लॉक जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने का मतलब ये है कि उस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होनी चाहिए। तो 200 न्यूटन तो हम लगा रहे हैं फोर्स, तो नेट फोर्स 0 कैसे हो सकती है? 200 न्यूटन तो हम इधर से लगा रहे हैं, तो यदि 200 न्यूटन कोई फोर्स वापस की तरफ लगेगी तो नेट 0 एक्सटर्नल फोर्स होगा। तो इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स कितनी लगेगी, तो आंसर है 200 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स लग रही होगी। इसलिए जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। राइट स्टूडेंट, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11। Two objects each of mass 1.5 kg are moving in same straight line but in opposite direction। दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। दोनों ही ऑब्जेक्ट 1.5 किलो के हैं। इसकी स्पीड 2.5 है, इसकी भी स्पीड 2.5 है। तो स्टूडेंट जब ये दोनों टकराएंगे तो क्या होना चाहिए, दोनों इक्वल हैं, दोनों सेम स्पीड से हैं, तो फाइनली दोनों रेस्ट पे आ जाने चाहिए। वैसे ही हमें आंसर पता है, लेकिन इसका सोल्यूशन करने की कोशिश करके हम आंसर निकालते हैं। तो पहले क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। ऑब्जेक्ट 1 है जिसका मास 1.5 kg है। ऑब्जेक्ट 2 है, इसका मास भी 1.5 kg है।
u1 जो 2.5 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन यहाँ पे u2 की वैल्यू जो है वो -2.5 मीटर पर सेकेंड है। v1 यहाँ पे हम v ले लेते हैं, v2 भी v ले लेते हैं। दोनों की स्पीड सेम इसलिए ले ली गई क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ टकरा के चिपक जाते हैं। तो स्टूडेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया जाए तो 1.5 इंटू 2.5 3.75 होता है, 1.5 इंटू -2.5 ये -3.75 है। तो सॉल्व करेंगे तो ये इस तरफ 0 आ जाएगा। इस तरफ टोटल मास अगर हम देखेंगे तो 3 और v वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हेन वी पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट पुशेस बैक ऑन अस विद एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। If the object is a massive truck parked along the roadside, it will probably not move. A student justifies this by answering that two opposite and equal forces cancel each other. तो क्या ये सही है? तो आंसर है सही है। टू ऑपोजिट फोर्सेस कैंसल ईच अदर, इसी के आधार पे ये ट्रक मूव नहीं करेगा। कैसे? मैं यहाँ पे आपको बता सकता हूँ कि ये ट्रक यहाँ पे पार्क्ड है। अगर ये पार्क्ड है तो इसका इनर्शिया ज्यादा होगा, इनर्शिया ज्यादा होगा तो इस पे लगने वाली फ्रिक्शनल फोर्स भी ज्यादा होगी। तो जब कोई स्टूडेंट इसको धक्का मारेगा तो वो धक्का आगे की तरफ मारेगा, लेकिन स्टूडेंट के द्वारा अप्लाई की गई फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा तो नहीं होने वाली। तो क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा नहीं है, फ्रिक्शनल फोर्स यहां से जो फोर्स ये अप्लाई करेगा वो फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होगी, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो जब किसी ऑब्जेक्ट पे दो ऑपोजिट फोर्सेस लग रही होती हैं और इक्वल होती हैं तो दे में कैंसिल ईच अदर। और ट्रक हैज लार्ज मास और लार्ज इनर्शिया, व्हेन वी पुश ट्रक ड्यू टू लार्ज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन द ट्रक में नॉट मूव बिकॉज फोर्सेस कैंसिल ईच अदर, सो द स्टूडेंट इज राइट। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अ हॉकी बॉल 200 ग्राम एट ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकंड। एक हॉकी बॉल है, वो इस तरफ 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही थी। तो स्टूडेंट जरूरी नहीं है कि लेफ्ट साइड पे, आप राइट साइड की तरफ भी ले सकते हैं। 10 मीटर पर सेकंड इज स्टक बाय अ हॉकी स्टिक सो एज टू रिटर्न इट अलोंग इट्स पाथ विद द वेलोसिटी। ये किसी ऑब्जेक्ट से यहाँ पे टकराती है और ये वापस इसी पाथ पे 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलना शुरू हो जाती है। कैलकुलेट द चेंज ऑफ मोमेंटम। तो स्टूडेंट्स अगर ये वेलोसिटी इस तरफ है तो इसका इनिशियल मोमेंटम, क्योंकि लेफ्ट साइड पे जो वेलोसिटी है उसको नेगेटिव मानते हैं तो -10। फाइनल वेलोसिटी इस तरफ है तो ये 5। तो हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना है। तो स्टूडेंट चेंज इन मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है? m इंटू वी माइनस यू। v की वैल्यू 5 है माइनस ये वाला, और u की वैल्यू यहाँ पे -10 है। तो 5 प्लस 10 15 होता है, 15 इंटू 0.2 तो ये 3 kg मीटर पर सेकंड आ जाता है। राइट, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। आगे चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसकी तरफ देखते हैं। बुलेट ऑफ मास 10 kg, एक 10 ग्राम की बुलेट है, 150 मीटर पर सेकंड के साथ आ रही थी। ये बुलेट इस स्टेशनरी वुडन ब्लॉक के अंदर घुस जाती है और धीरे धीरे करके इसके अंदर यहाँ पे रेस्ट पे आ जाती है, इसके अंदर घुस जाती है। इसको ऐसा करने के लिए इनिशियल वेलोसिटी इसके पास इतनी है, कम्स टू रेस्ट यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या है यहाँ पे 0 है। टाइम कितना लगता है 0.036। कैलकुलेट द डिस्टेंस, तो s निकालना है। फिर हमें क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो फोर्स भी निकालना है। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि फोर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? तो आंसर है फोर्स निकालने के लिए हमें एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? तो आंसर है v माइनस यू बाई टी। तो v कितना है 0 माइनस 150। इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो -5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आती है। फिर हमें डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ मोशन है।
इस इक्वेशन ऑफ मोशन को जब हम अप्लाई करते हैं तो 0 का स्क्वायर माइनस 150 का स्क्वायर 2 इंटू माइनस 5000, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 2.25 मीटर आता है। फिर हमें फोर्स निकालनी है, तो फोर्स होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा मास कितना है, तो आंसर है मास बुलेट का है 10 ग्राम। तो यदि 10 ग्राम मास है तो हमें पता है मास यदि 10 ग्राम है तो 10 डिवाइडेड बाय 1000 kg, तो ये हो जाएगा 1/100 kg। तो वो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया और हमारा नेट आंसर आता है -50 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है और इसका सोल्यूशन यहाँ पे किया हुआ है, आप देख सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। एक ऑब्जेक्ट है जो 1 किलोग्राम का है, वो इस तरफ जा रहा है। कोलाइड विद अ स्टिक स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 किलो। 5 किलो के मास जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 है और मास 1 है, तो इसके साथ टकरा जाता है और टकराने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं और चिपक जाने के बाद दे बोथ मूव ऑफ टुगेदर इन द सेम स्टेट। कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट। तो जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट क्या होगा, m1u1 प्लस m2u2, 1 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 0, तो 10 प्लस 0 दैट इज 10 kg मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स उसके बाद बोला है टोटल मोमेंटम आफ्टर द इम्पैक्ट। तो हमें पता है कि जितना टोटल मोमेंटम बिफोर द इम्पैक्ट होता है उतना ही टोटल मोमेंटम आफ्टर द इम्पैक्ट होता है। तो बिफोर भी 10 था तो आफ्टर भी हम 10 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद बोला है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। तो हम ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, 1 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 0, 1 इंटू v प्लस 5 इंटू v। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास नेट जो आंसर है वो 1.67 आता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड टू 8 मीटर पर सेकंड। 100 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से है, बाद में 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो जाती है, टाइम है 6 सेकंड। तो m की वैल्यू दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम है 6। इनिशियल मोमेंटम निकालना है, फाइनल मोमेंटम निकालना है और फोर्स निकालना है। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है, मास इंटू यू 500, फाइनल मोमेंटम कितना है, m इंटू वी 800, और फोर्स कैसे निकलेगी, m इंटू वी माइनस यू बाई टी। तो मास की वैल्यू 100 है, v की वैल्यू 8 है, u की वैल्यू 5 है और 6 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को छोड़ते हुए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। कि एक डंबल है, वो डंबल को जब ऊपर से गिरता है तो वो कितनी वेलोसिटी के साथ ग्राउंड से टकराएगा, उसका मोमेंटम कितना होगा जिससे वो ग्राउंड से टकराएगा। तो आंसर है मास है 10 kg, एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाइट है 80 सेंटीमीटर दैट इज 0.8 मीटर। तो जब ये डंबल नीचे गिरता है तो हम देखते हैं, तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2 इंटू एक्सेलरेशन है 10 और डिस्टेंस है 0.8। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, डेसिमल को हटाएंगे तो 10 से 10 कट जाएगा और 16 आ जाएगा, और वी स्क्वायर। तो वी की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी आ जाती है, 4 मीटर पर सेकेंड। और मोमेंटम कितना ट्रांसफर होगा, m इंटू वी 10 इंटू 4, तो टोटल हो जाता है 40 kg मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। I hope you like this video. If you like this video, please like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon. Thank you and all the best.